नमस्कार, मैं हूं रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सी टाइम्स के इंटरव्यू सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर भाविक धीरावाणी जी से, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में। साथ ही आपने MBBS MD मेडिसिन में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज वर्धा से किया हुआ है। कार्डियोलॉजी ट्रेनिंग होली फैमिली हॉस्पिटल मुंबई से की हुई है। UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अहमदाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी आप काम कर चुके हैं। आप कोरोनरी इंटरवेंशन, डिवाइस इम्प्लांटेशन, स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज, हार्ट फेलियर मैनेजमेंट एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि हार्ट अटैक के क्या लक्षण हैं? हार्ट से संबंधित 4 कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के जी। हालांकि छाती में दर्द और सांस फूलना जी इन्हें मुख्य लक्षण माना जाता है, पर इसके अलावा कुछ लोगों को धड़कन तेज होना और बेहोशी के लक्षण होना जी ये भी कभी कभी हार्ट अटैक के लक्षणों में आ सकते हैं। जी एक बात ये भी है कि मतलब आम जनता ये समझती है कि सिर्फ छाती में दर्द होना और सांस फूलना ही हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। जी जी बट कभी कभी उम्र दराज लोगों में, उन महिलाओं में जो उनको डायबिटीज़ है, उसमें कभी कभी लक्षण थोड़े विपरीत भी हो सकते हैं। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि कुछ महिलाओं को या कुछ उम्र दराज लोगों को सिर्फ उल्टी हो रही है जी या पेट खराब है, तो ऐसा बोला जाता है कि सर से लेकर नाभि तक होने वाला कोई भी दर्द भी हार्ट अटैक उस तरह से भी प्रेजेंट कर सकता है। ओके। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कई बार डायबिटिक जो लोग होते हैं उनको साइलेंट अटैक भी होता है, जिनको पेन का परसेप्शन, दर्द होने की क्षमता उनकी कम हो जाती है, तो कई बार साइलेंट अटैक भी आ सकता है। बट नॉर्मल ये बोला जा सकता है कि छाती में दर्द और सांस फूलना ये 2 मुख्य लक्षण हैं हार्ट अटैक के। जी, तो जो गैस की प्रॉब्लम से भी कभी कभी मतलब दर्द होता है हार्ट में, तो कैसे डिफरेंस ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि समाज में अक्सर ये देखा जाता है कि कई बार हार्ट अटैक डायग्नोज होने में देरी हो जाती है या लोग देरी से पहुंचते हैं। खासकर जबलपुर में ये मैंने देखा है, क्योंकि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं, तो कई बार वो क्योंकि वहाँ पर आसपास सुविधाएं नहीं होती हैं तो वो भी नज़रअंदाज कर जाते हैं और उन्हें लगता है किसी प्रकार गैस की कोई प्रॉब्लम है और अस्पताल नहीं पहुँच पाते। तो इसके कुछ, हालांकि दोनों का दर्द छाती में होता है, बट कैरेक्टरिस्टिक और फ्रीक्वेंसी और इन सब में थोड़ा सा फर्क है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मेनली हार्ट के जो लक्षण शुरू होते हैं वो छाती में, पूरी छाती में दर्द रहता है जी। जो बाएं तरफ हाथ में गर्दन पे जा सकता है, कई बार दोनों शोल्डर की टिप पे भी जाता है पेन जी। और ये दर्द की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और एटलीस्ट 20-25 मिनट से ऊपर का दर्द रहता है, ठीक है। और रुकने पे या बैठ जाने पे ये ठीक हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ सांस फूलना और ये परेशानियां हो सकती हैं। उसी प्रकार जब आप एसिडिटी, गैस से संबंधित जब आप देखेंगे तो कई बार आप ये देखेगा कि खाना खाने के तुरंत बाद या खाने में कुछ ज़्यादा तेल मसाला मिर्च खाने के तुरंत बाद इस प्रकार का दर्द होता है। एसिडिटी की गोली से वो ठीक हो जाता है। लेटे हैं और अगर उठ के बैठ गए तो भी वो ठीक हो सकता है। तो हालांकि हर बार इसको डिफरेंशिएट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा कि गुजरात के एक बहुत विख्यात कार्डियोलॉजिस्ट खुद इस बात को डायग्नोज नहीं कर पाए और उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो इसीलिए अस्पताल पहुंच के डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। ये बताइए कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में हार्ट अटैक का रेशो ज़्यादा क्यों है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी तक तो ये था कि जो पुरुषों में आप देखिए कि अभी तक पिछले कुछ सालों तक, क्योंकि स्ट्रेस का लेवल पुरुषों में ज़्यादा रहता है जी। कई पुरुष सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, बैठने का काम रहता है, मूवमेंट नहीं होता। व्यसन जैसे कि तंबाकू, सिगरेट, जो भी गुटखे तंबाकू मिलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में वो उपयोग करते हैं। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंदुस्तान में पुरुषों में ज़्यादा इसलिए पाया जाता है क्योंकि कई ग्रामीण इलाकों में और कई छोटे शहरों में महिलाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। वो महिलाएं अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाती हैं कि उनके रिस्क फैक्टर ही नहीं पकड़े जाते, या उनको जब हो भी जाता है तो उतना ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि एक वो होता है ना कि समाज में बात होती है कि जो ब्रेड विनर होता है उस पर ज़्यादा फोकस होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि
महिलाओं को भी समय पे अस्पताल लाया जाना चाहिए और उनका इलाज होना चाहिए। लेकिन हाँ, देखा जाए तो स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, ये सब ज़्यादा बड़े कारण हैं पुरुषों में हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा बढ़ाने में। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं की डिसीज जो है डायग्नोज ही नहीं हो पाती, बस ये है कि वो उनकी डेथ हो गई बस। हाँ, नहीं, कई बार अस्पताल आने के बावजूद भी, डायग्नोसिस होने के बावजूद भी मतलब ऐसा होता है कि ले जाते हैं परिजन कि ठीक है, दवाई से ठीक कर लेंगे। जी जी जी। क्या हार्ट डिसीज हेरिडिटरी होती है? देखिए, इस बात पे तो अभी भी शोध हो रहा है ना, और बहुत ज़्यादा डेटा है। आजकल पूरा इंसान का जेनेटिक मेकअप, पूरा जीनोम स्टडीज हो रही हैं, जिसमें धीरे धीरे करके ये बात उजागर हो रही है कि हाँ, शायद हार्ट डिजीजेस भी हेरिडिटरी हैं। बट अभी तक मतलब पॉपुलर कल्चर में ये माना जाता है कि हार्ट अटैक से ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ, किसी को अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज की तो डेफिनेटली उनको हार्ट अटैक होने का रिस्क ज़्यादा है। बट मैं ये मानता हूँ कि अभी तक जेनेटिक की स्टडीज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क फैक्टर अगर फैमिलीज में हो गई, किसी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल की परेशानी हो, किसी में डायबिटीज़ की परेशानी हो, तो यही रिस्क फैक्टर है जो इवेंचुअली हार्ट अटैक करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर हैं वो हेरिडिटरी होते हैं। ओके। क्या चलना या जॉगिंग दोनों में से क्या बेस्ट है, या ऐसा कौन सी एक्सरसाइज है जो अपने हार्ट को तंदुरुस्त रखने के लिए? बिल्कुल सही बात है। तो बहुत सारी हार्ट एसोसिएशंस हैं, विभिन्न देशों की हार्ट एसोसिएशंस होती हैं, अमेरिकन है, यूरोपियन है, इंडियन हार्ट एसोसिएशंस भी हैं। तो सभी का ये माना जाता है कि ये एक डॉक्यूमेंट निकालते हैं हर कुछ सालों में कि फिजिकल एक्सरसाइज कितनी होनी चाहिए और किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि एरोबिक एक्सरसाइज इस प्रकार की एक्सरसाइज है जिससे आपकी हृदय की धड़कन तेज हो और पसीना निकले जी। तो डॉक्टर्स आमतौर पे सलाह देते हैं कि 150 मिनट प्रति हफ्ते जी। अगर आप उसको टुकड़ों में भी बांट दें, तो अगर आप दिन में 20 से 30 मिनट भी करते हैं कोई भी ऐसी एक्सरसाइज, चाहे वो ब्रिस्क वॉकिंग हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, या किसी भी प्रकार का स्पोर्ट जिससे आपको पसीना निकल रहा है और आपकी हार्ट रेट तेज हो रही है, जिसे हम एरोबिक एक्सरसाइज मानते हैं, वो करना मतलब एक तंदुरुस्त शरीर रखने के लिए योगा, हम योगा को भी मान सकते हैं। अभी हमने भारत सरकार ने इंटरनेशनल योगा डे मनाया जी। योगा भी एक बहुत बढ़िया तरीका है अपने आप को तंदुरुस्त रखने का। जी, जैसा आपने बताया एक्सरसाइज में पसीना निकले वो एक्सरसाइज ज़्यादा बेस्ट है। तो आजकल बहुत देखने में आया कि अक्सर 30-40 साल के लोगों को ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट होता है, जबकि वो बड़े फिट हैं, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला हैं हमारी इंडस्ट्री में थे जो, तो ऐसे कई लोगों को, तो वो तो काफ़ी फिट थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, कई बार लोगों को जिम में ही अटैक आ जाता है, तो ये क्या वजह है इसकी? देखिए, जैसे आप फिटनेस मानते हैं, सही बात है, तंदुरुस्त शरीर है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं वो लोग, उनके मसल हाइपरट्रोफीड रहती है, मसल अच्छी रहती है, बट सिर्फ मसल का तंदुरुस्त रहना ज़रूरी नहीं है। हार्ट एक बहुत छोटा सा ऑर्गन है जिसको भी तंदुरुस्त रखना है। तो कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि एरोबिक जब आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं तो एकदम से हार्ट रेट उतना फास्ट नहीं होता, हालांकि हार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है, बट कई बार ये लोगों, और आपको ये देखना है कि इनके, ये तो आपने उनके शरीर देखे हैं, बट जो उनकी लाइफस्टाइल थी, जो उनका स्ट्रेस लेवल था, जो उनके हैबिट्स थे, ये तो आम जनता को नहीं पता। तो किसी को भी अगर इस प्रकार से आकस्मिक हुई है मृत्यु, तो कहीं ना कहीं तो ये जरूर है कि उनके मतलब लाइफस्टाइल ठीक नहीं था, और हार्ट मतलब जो आप सोच रहे, जो आपकी परिभाषा है फिट होने की, वो फिटनेस कहीं ना कहीं गलत है। बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि आपने पूछा कि आजकल यंग लोगों में 30-40 साल की उम्र दराज लोगों में भी हार्ट की समस्याएं आती हैं, इसका एक मुख्य कारण ये है कि अगेन मैं उस बात पर रिटरेट करूंगा कि लाइफस्टाइल, कई लोगों ने आजकल मतलब आज निकोटीन का सेवन बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मतलब सिगरेट, ई सिगरेट्स, वेप्स, टोबैको च्यूइंग, तो ये सब साथ में जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहते हैं। हालांकि बहुत अब तो यूथ काफ़ी ज़्यादा जागरूक है अपने जिम को लेके, एक्सरसाइजेस को लेके, बट अभी भी बहुत बड़ा वर्ग एक है जो अपने हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं देता, अपने न्यूट्रिएंट्स पे उतना ध्यान नहीं देता। और अभी कुछ समय पहले ही, अब हालांकि 1 साल हो गए, बट कुछ समय पहले हम कोविड से बाहर निकले, तो कोविड के दौरान भी जो लोगों ने घर में बैठे थे, जो फिटनेस नहीं हो रही थी, और अब एकदम से सडनली आप अपने हार्ट को कंडीशन नहीं कर रहे, और अब एकदम से हायर लेवल ऑफ स्ट्रेस में एकदम से, वो बोलते हैं ना कि एकदम से जिम में जाके आप ग्रेडेड तरीके से आपको एक्सरसाइज बढ़ानी चाहिए। तो कई बार होता है जिम में ये है कि व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा और एकदम से जोश में आ जाता है, जिम जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा
एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है जो हार्ट उसका कंडीशन नहीं है उस चीज़ को लेने के लिए। तो आप यही चीज़ अगर कंडीशन तरीके से करेंगे तो बेटर होगा। जी, या तो फिर ये भी होता है कि ट्रेनर आप सही नहीं रख पा रहे हो, ये भी होता है। देखिए ये कहना तो मुश्किल है कि ट्रेनर आप सही रखने नहीं रख रहे, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एट द एज ऑफ 30-40, हालांकि कम माना जाता है, बट 30-40 के एज में काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स ऑलरेडी बॉडी में आ चुके जी। होते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती जी, हैं जो जी। हो सकता है व्यक्ति को। जिनको लो ब्लड प्रेशर होता है, क्या उनको हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं? देखिए बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर भी हार्ट के लिए नुकसानदायक है। तो एक रेंज मानी जाती है ब्लड प्रेशर की, मतलब किसी भी सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 100 से 120 तक अगर रहेगा तो उसको नॉर्मल माना जाता है। बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर का भी ये मतलब है कि मतलब हार्ट के काम ही नहीं कर रहा। मतलब काम कर रहा है हार्ट, लेकिन उतना ब्लड जो शरीर को चाहिए वो उतना नहीं है। परफ्यूज नहीं कर पा रहा है। जी। देखिए आप हार्ट को सभी अंगों को खून देना है, मस्तिष्क को देना है, गुर्दे को देना है, किडनी को देना है, हर जगह खून देना है, हाथ पैर हर जगह खून से ही चलते हैं। तो बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर का मतलब ये होता है कि शायद हार्ट आगे ज़्यादा ब्लड नहीं दे पा रहा है, तो उसके भी अपने नुकसान है। तो मैं लो ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक नहीं होगा ये तो नहीं मानूंगा। मैं बोलूँगा कि जो नॉर्मल रेंज है ब्लड प्रेशर की अगर वो मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली ना केवल हार्ट बल्कि स्ट्रोक के भी रिस्क कम हो जाएंगे। ओके। ये बताइए आप कि हार्ट अटैक के अलावा हार्ट की और क्या डिसीज हो सकती है? तो हार्ट के बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। अगर हम बचपन से शुरू करें तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस होती हैं, जो आपने सुना होगा आमतौर पे कि दिल में सुराख होता है, जी, बताते हैं डॉक्टर, बिल्कुल। छेद होते हैं। जी। तो सुराख हो सकते हैं दिल में, या फिर जो बड़ी आर्टरीज हैं वो गलत जगह पे अटैच हो सकती हैं। ऐसे कई प्रकार की कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है जिनका बहुत सारी डिजीजेस तो बचपन में बच्चे के पैदा होते ही पकड़ में आ सकती हैं। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कुछ बीमारियां पकड़ में आती हैं, जो बच्चे अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते, जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है। डॉक्टर्स बच्चे के जन्म के बाद एग्जामिनेशन के समय कई बार मरमर पकड़ लेते हैं जो हार्ट में आवाज़ आती है। कई बार ऐसे सुराग रहते हैं जो उस समय नहीं पकड़े जा सकते, तो काफ़ी बड़े हो जाते हैं लोग, फिर बड़ी उम्र में फिर उनके आपको लक्षण दिखेंगे ऐसे जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज मैंने बताया। इसी प्रकार हृदय की मांसपेशी की बीमारियां होती हैं जिनको हम कार्डियोमायोपैथीज बोलते हैं। कई लोगों के हृदय के आकार बड़े हो जाते हैं, हार्ट पंपिंग कम हो जाती है। कई लोगों के हृदय के जो दीवार है वो काफ़ी मोटी हो जाती है, हाइपरट्रोफिड हो जाती है। कई लोगों को हृदय की धड़कन की समस्या होती है, अरिथमियाज बोलते हैं। कई लोगों को शरीर के अंदर जो कैल्शियम, पोटेशियम, ये जो जरूरी केमिकल है इनकी मतलब इनकी खामियों की वजह से चैनलोपैथीज। तो बेसिकली हार्ट फेलियर, अरिथमियाज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, कार्डियोमायोपैथीज, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हार्ट की हो सकती हैं। कुल मिला के हमें ये समझना है कि जो हार्ट के, जो मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया कि 4 मुख्य लक्षण हैं: सांस फूलना, छाती में दर्द होना, धड़कन तेज हो जाना, कई लोग बोलते हैं मुझे धड़कन बहुत ज़्यादा महसूस होती है, और बेहोशी होना। और एक 5वां ज़रूर और है कि ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोरी लगना। देखिए कमज़ोरी हर किसी को लग सकती है, बट सामान्य काम करते समय अगर आप कल तक कुछ एक काम कर रहे थे और आप उसमें ठीक थे और एकदम से आपको ऐसा लग रहा है कि आप उतना ही काम करने में मुझे बहुत बेहद कमज़ोरी लग रही है, तो वो भी एक हृदय का लक्षण माना जा सकता है। जी बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल को हार्ट अटैक से जोड़कर देखा जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल कब इफेक्ट डालना शुरू करता है, बचपन से ही या फिर 30-40 की उम्र के बाद? देखिए कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स बनाने में मदद करता है, बहुत उसका रोल है बॉडी में। बट वही कोलेस्ट्रॉल जब एक अधिक मात्रा में शरीर में एकत्रित होने लगता है तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस कर सकता है, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ये सब परेशानियाँ होती हैं। माना जाता है कि हालांकि कोलेस्ट्रॉल तो आपके टीनेज लाइफ से ही आपके शरीर में जमना शुरू हो जा सकता है जी। बट 20-21 साल की उम्र के बाद ऐसा बोलते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड वेसल्स में चिपकना शुरू हो सकता है। इसलिए कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कम उम्र में कई लोगों को हार्ट अटैक होता है, बहुत कम 20 वर्ष की उम्र में भी हमने देखा हुआ है। तो उनको पारिवारिक प्रॉब्लम रहती है, हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया या हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, जिसको हम डिसलिपिडेमिया बोलते हैं फेमिलियल, वो कई बार लोगों के शरीर में होता है। जी। कोलेस्ट्रॉल को क्या दवाओं के बिना भी कंट्रोल किया जा सकता है? तो डेफिनेटली हर किसी का, जैसे आप चाहे आप ब्लड प्रेशर माने, कोलेस्ट्रॉल माने, शुगर माने, फर्स्ट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना अनिवार्य है ना। रेगुलर एक्सरसाइज करना, आपके डाइट को मेंटेन करना, डाइट में क्या चीज़ नहीं खाना है, क्या खाना है, ये ज़रूरी है। तनाव मुक्त रहना, किसी प्रकार की एक्सरसाइज करना, जैसे मैंने आपको बताया। और जब इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल कभी कभी लेवल इतना हाई रहता है कि नहीं होता है।
फिर मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि दवाइयों का आपको सहारा लेना चाहिए, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज़ द नंबर 1 रिस्क फैक्टर जो आपको हार्ट अटैक करवा सकता है। जी, अभी आपने डाइट की बात की है, तो किस तरह की डाइट हार्ट के लिए अच्छी है और किस तरह की नहीं लेनी चाहिए? लेकिन नहीं लेनी चाहिए मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि ज़्यादा तेली पदार्थ, प्रोसेस्ड फूड, जी। जो बाहर मार्केट में आपको पैकेज्ड फूड मिलता है जिसमें हाई सॉल्ट रहता है, ट्रांस फैट रहता है ना? वो खाना आपको कम खाना चाहिए। ज़्यादा डीप फ्राइड खाना, ज़्यादा फास्ट फूड जो जी। फास्ट बनता है, क्योंकि ये काफ़ी प्रोसेस्ड होता है, इसमें काफ़ी मात्रा में नमक रहती है, जी। ये सब खाना हमें अवॉइड करना है। अच्छे खाने में एक मेडिटेरेनियन डाइट बोलते हैं जो मिडिल ईस्ट के लोग खाते हैं, इसको काफ़ी हेल्दी डाइट बोलते हैं। तो बेसिकली आपके हर प्रकार का प्रोटीन, जैसे आप चने खाते हैं, चिकपीस, लेग्यूम्स, स्प्राउट्स, ये सब आपको खाना चाहिए। सारी सब्जियां, सारे हरी सब्जियां, ये बहुत अच्छे हैं। फल, जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं हो तो हर प्रकार का फल खाएं। काफ़ी ज़्यादा मतलब आपने सुना होगा आजकल लोग अलसी खाते हैं, जी। तो ऐसे सब प्रोडक्ट जो सुपर फूड्स कहलाते हैं, ये सब आप खा सकते हैं। और जो भी खाइए उसको मतलब एक मात्रा में और स्पेस देके, एक साथ ज़्यादा खाना नहीं खाना है। थ्रू आउट द डे आपको स्पेसिंग रखनी है। मल्टीपल टाइम्स खा सकते हैं, लेकिन खाने की क्वांटिटी को भी लिमिट रखना है ताकि आपके शरीर को भी समय मिले उसे डाइजेस्ट करने में। बिल्कुल। एडिबल ऑयल जो आ रहे हैं, उसमें भी किस तरह के ऑयल आप प्रेफर करेंगे? देखिए, सनफ्लावर ऑयल अच्छा है, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा माना जाता है हार्ट जी। के लिए, लेकिन एक बात है कि जो हमारे भारत में जिस प्रकार का खाना बनता है, जो हमारा थोड़ा हाई हीट पे बनता है, जी। उसमें ऑलिव ऑयल थोड़ा मुश्किल है उसमें खाना बनाना, बट हाँ, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब अच्छे ऑयल माने जाते हैं। जी। आधुनिक एंटी हाइपरटेंसिव दवा क्या है? आधुनिक एंटी हाइपरटेंसिव दवा तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि सबसे बड़ी दवा तो जैसे हमने अभी तक बात करी है कि जीवन शैली में परिवर्तन, उसको ही आधुनिक वो बोलेंगे। जी। और स्ट्रेस लेवल को किसी भी प्रकार योगा या मेडिटेशन या किसी भी तरह से आप कम कर सकते हैं। जी। इसके अलावा दवाइयाँ तो फार्माकोथेरेपी तो बहुत बड़ी है, मतलब बहुत बड़ा आर्मामेंटेरियम है हाइपरटेंसिव दवाइयों का। कम से कम 15-20 प्रकार की दवाइयाँ मार्केट में मौजूद हैं, जी। और उस पे बात करना मुझे लगता है कि थोड़ा मतलब जी। जी, टाइम टेकिंग Time है। क्या बीपी और हार्ट प्रॉब्लम में संबंध है? बिल्कुल बहुत गहरा संबंध है। मैं तो बोलूँगा बीपी और हार्ट अटैक में बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड हैं दोनों। ओके। क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होने का मतलब ही ये है कि हार्ट को ज़्यादा ज़्यादा करना पड़ रहा है। पंप करना पड़ रहा है अधिक प्रेशर में, जी। क्योंकि उसको आगे खून देना है जो हार्ट पे एक प्रकार का स्ट्रेस दे रहा है, जो एट द एंड ऑफ द डे बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे हार्ट पे नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी, एंडोथेलियल डिसफंक्शन करके इवेंचुअली हार्ट अटैक, ना केवल हार्ट अटैक बल्कि स्ट्रोक। तो ब्लड प्रेशर का ना सिर्फ हार्ट से आपके स्ट्रोक भी होता है, किडनी भी फेलियर होता है, आंखों पे भी फर्क पड़ता है, नसों पे भी दबाव देता है। Okay. तो ब्लड प्रेशर तो एकदम सेंट्रल है सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का एक मुख्य जड़ है ब्लड प्रेशर। बिल्कुल, और आजकल बहुत ही नॉर्मल है जो आजकल बीपी हर व्यक्ति को है लगभग। बिल्कुल। क्या एक व्यक्ति जो खुद हार्ट अटैक के दौरान अपनी मदद कर सकता है, तो किस तरह से? बिल्कुल, आप सबसे पहले तो सचेत रह जी। के, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि कई बार लोग लक्षण छुपाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि लक्षण ना छुपाए। आपके आजू बाजू किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई आपके पास भी नहीं हो, मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, फ़ोन करके बता सकते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपका नसीब बहुत अच्छा है तो आप अस्पताल तक पहुंच जाएंगे, जी। कुछ घंटे कुछ दिन भी मिल जाएंगे, बट आपने सुना होगा कई बार व्यक्ति बिल्कुल। नींद में ही चले जाते हैं। हम्म। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, लक्षणों को समझना बहुत ज़रूरी है, उसे बताना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद कुछ दवाइयाँ आपके हर घर में होनी चाहिए। मुझे लगता है एक डिस्प्रिन टैबलेट 325 मिलीग्राम की आपके घर में होनी चाहिए, एक सॉर्बिट्रेट होनी चाहिए। खुद डॉक्टरी ना करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो उसे नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके किसी भी लेवल के डॉक्टर को दिखाइए, कोई नर्सिंग स्टाफ को दिखाइए, वो ज़्यादा प्रशिक्षित हैं इस चीज़ को समझने के लिए, जी। क्योंकि जीवन हर बार बहुत ज़्यादा मौका नहीं देता। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने हार्ट को तंदुरुस्त रखने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बात शुरू वहीं से होती है कि सबसे पहले तो खान पान में ध्यान दिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी डाइट रखिए, पानी अच्छी मात्रा में पीना है ना। आपको इसके अलावा स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में करना है। जी। आपकी लाइफस्टाइल को बहुत सेडेंटरी नहीं बनाना है, छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं बीच बीच में तनाव से मुक्त रहने के लिए। और मुझे लगता है एक बहुत ज़रूरी बात ये हो जाती है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई ऐसा
सरकार की तरफ से वो कोई सुविधा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति जाके अपने ऐसे चेकअप करा सकता है। बाहर के देशों में क्या होता है कि उनके सबके इंश्योरेंस होते हैं, तो उनके समय समय पे हेल्थ चेकअप्स होते रहते हैं। तो आफ्टर एज ऑफ 20 हर किसी का रूटीन एटलीस्ट ईयरली, साल 2 साल में ब्लड टेस्ट, ECG, एको, TMT टेस्ट, ये सारी जो चीज़ें, जो भी आप जिस भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपकी सेहत को देखते हुए, आपके रिस्क फैक्टर को समझते हुए आपको इन बातों के बारे में अवगत कराएंगे। तो मुझे लगता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी ऐसी डिजीजेज हैं, एटलीस्ट मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, एटलीस्ट 50% टाइम से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है समय पे। अगर समय पे ब्लड प्रेशर का पता चल जाए, सही दवाई मिल जाए, शुगर का पता चल जाए, सही दवाई मिल जाए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लिया जाए, लाइफस्टाइल से भी, दवाइयों से भी, तो मुझे लगता है ये सारी बीमारियां बहुत हद तक जी रोकी जा सकती। जी। एक मेरा पर्सनल सवाल है कि अपन बोलते हैं BP की गोली एक बार खाना शुरू करते हैं तो फिर लाइफ लॉन्ग हो जाती है, कितना सही है? नहीं, इस बात में मैं बोलूँगा कि ये पूरी तरह 100% सही हो सकता है कि अगर व्यक्ति केवल दवाई पे आधारित हो जाए। जो व्यक्ति अपनी जीवन शैली नहीं बदलेगा, जो अपने खान पान को नहीं बदलेगा, जो बताई हुई सारी सलाहों को नहीं मानेगा, और अगर आप ये सोचेंगे कि कल कोई जादू होने वाला, देखिए ब्लड प्रेशर एक बार हो गया मतलब अब आपके हार्ट को उतने प्रेशर में ब्लड पंप करना पड़ता है। ये कोई जादू नहीं होने वाला है कि आज आप 1 महीना दवाई खाएंगे और फिर आपके शरीर से, ये कोई मलेरिया नहीं है कि एंटीबायोटिक दे दी और ठीक हो गया। इसके लिए आपको भी सजग रहना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ये सब करने के बावजूद भी आपका शरीर को ब्लड प्रेशर की दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को अगर वो सिर्फ ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल कर लें तो दवाई की बंद भी की जा सकती है, और कई बार दवाई शुरू करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मैंने खुद अपने पेशेंट्स में देखा है कि जो लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं, जो उसके लिए काम करते हैं, उनको हम लोग कुछ समय देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं आप पहली बार अस्पताल गए 150 ब्लड प्रेशर आ गया तो डॉक्टर बोलेगा चलो BP में दवाई शुरू कर देंगे। आपको समय भी दिया जा सकता है अगर ज़रूरत नहीं है तो, और हफ्ते 2 हफ्ते के बाद देखा जा सकता है। उन 2-3 हफ्तों के भीतर भी अगर आप कुछ बदलाव करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं तो दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बिल्कुल। ये देखा गया अदर कंट्रीज़ के उसमें देखते हैं अगर, तो इंडिया में ज़्यादा क्यों है रेट सबसे हार्ट अटैक का? सबसे पहली तो बात है इंडिया में लोग इतने ज़्यादा हैं तो सबसे पहला तो बात ये। दूसरी बात, आपको ये बात जान के बहुत मुझे नहीं लगता अचंभा होनी चाहिए, बट एक फैक्ट बताना चाहता हूँ मैं आपको कि भारत जैसे चाइना को शायद पीछे छोड़ चुका है पॉपुलेशन के जी बिल्कुल, इसी प्रकार भारत विश्व कैपिटल बन चुका है डायबिटीज़ का और ब्लड प्रेशर का जी। और साथ ही साथ अब वेस्टर्नाइजेशन के आने के बाद पिछले कुछ सालों में युवाओं में भी आप देखिए चर्बी कितनी ज़्यादा फैली हुई है, ओबेसिटी। तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है जो ये साउथ एशियन कॉन्टिनेंट है जी। ये जो भारतीय मूल के लोग हैं हम लोग, तो हमारे एक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप बाहर के लोगों को देखेंगे उनसे ज़्यादा ऊंचे चौड़े होते हैं, शरीर में हर जगह फैट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक एवरेज इंडियन को देखिएगा, हाथ पैर पतले होते हैं और पेट पे चर्बी होती है, सेंट्रल एडिपोसिटी होती है। ये जो सेंट्रल एडिपोसिटी होती है ये बहुत खतरनाक है, इसको विसरल फैट बोलते हैं। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है बॉडी में जो इस प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस को और हार्ट अटैक को बढ़ाता है। तो विश्व के कैपिटल डायबिटीज में, विश्व के कैपिटल ब्लड प्रेशर में, ओबेसिटी चरम पे, बॉडी हैबिट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, डाइट भी हम ऊपर टांग लेते हैं। टोबैको जितना फ्रीली हमारी कंट्री में मिलता है, आप बताइए कौन सी कंट्री में मिलता है। तो इतने सब जब इंग्रेडिएंट बोलते हैं ना, एक अच्छी रेसिपी बनाने, एक अच्छा व्यंजन बनाने के लिए सारी रेसिपी चाहिए। हमारे पास बेस्ट रेसिपीज है हार्ट अटैक के लिए, इसलिए हम हार्ट अटैक के बेस्ट बनाते हैं। जी। चलते चलते एक आखिरी सवाल पर्सनल सा कि अपने फ्री टाइम में भाविक जी क्या करना पसंद करते हैं? देखिए मुझे तो किताबों का शौक है, ओके। कुछ किताबें पढ़ना, क्रिकेट में मुझे खास रुचि है, गाने सुनने का शौक है। ओके। और अब इतने साल अध्ययन करने के बाद मैं अपने शहर वापस लौटा हूँ तो मेरे कुछ मित्र हैं उनके साथ मिलना जी, मेरी कुछ रुचियाँ हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमसे चर्चा करने के लिए। आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आपसे बात करने का। जी शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर भाविक धीरावाणी जी से जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने हार्ट अटैक को लेकर और दिल की बाकी बीमारियों को लेकर भी काफ़ी विस्तार से हमारे साथ चर्चा की है और काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दी है। उम्मीद करते हैं आप इससे लाभ ज़रूर उठाएंगे। इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।